हाल ही में यूरोपीय संघ ने यूक्रेन के लिए 90 अरब यूरो का ऋण मंजूर किया था और आज यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने आखिरकार बताया कि ये पैसे कहां खर्च किए जाएंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय ने पहले ही तय कर लिया है कि ऋण की पहली किस्त जो देश को आने वाले दिनों में मिलने वाली है उसे किस पर खर्च किया जाएगा। इसी समय विशेषज्ञों का कहना है कि दुर्भाग्यवश अगले साल यानी 2027 में यूरोप को शायद यूक्रेन के लिए नया ऋण ढूंढना पड़ेगा। इसी विषय पर न्यूयॉर्क टाइम्स में एक हकीकत दिखाने वाला लेख छपा जिसमें लेखकों ने लिखा, यूरोप यूक्रेन के खिलाफ रूस की लंबी जंग के लिए तैयार हो रहा है क्योंकि अब वो मॉस्को और कीव के बीच बातचीत के जरिए समाधान की संभावना पर कम विश्वास करता है। लेखकों का मानना है कि इसका मतलब यह है कि यूक्रेन काफी हद तक रूस के खिलाफ इस थकाऊ युद्ध में अकेला रह गया है और इस युद्ध को समाप्त करने की कोई स्पष्ट रणनीति नहीं है। मेरा नाम अलेक्से पेची है। आइए इस विषय पर चर्चा करें। शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब करें, एपिसोड लाइक करें और कमेंट्स में राय लिखें। साथ ही टेलीग्राम चैनल पेची न्यूज को सब्सक्राइब करें, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, वहां ताजा खबरें तुरंत मिलती हैं। तो चलिए ऋण से शुरू करें। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि यूरोपीय संघ से 90 अरब यूरो के ऋण के तहत पहली किश्त हथियारों के उत्पादन और ऊर्जा सुरक्षा पर खर्च की जाएगी। आगे उनकी टिप्पणी है, 90 अरब यूरो के स्वीकृत यूरोपीय सहायता पैकेज के तहत पहली किश्त हम यूक्रेन की सुरक्षा के लिए घरेलू उत्पादन पर खर्च करेंगे। इसमें ड्रोन व मिलटेक के सभी क्षेत्र शामिल हैं। दूसरा क्षेत्र ऊर्जा है। अगली सर्दी तक राज्य को जितना संभव हो सके उतनी चीजों की सुरक्षा करनी होगी। इसके लिए स्थानीय बजटों के अलावा कुछ धनराशि निर्धारित की गई है जो हम केंद्रीय बजट से दे सकते हैं। इसमें 90 अरब के पैकेजों से मिलने वाली इन किश्तों से भी पूर्ति की जाएगी। हम कुछ अरब ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा के लिए आवंटित करने की योजना बना रहे हैं। इस मुद्दे पर साइप्रस में यूरोपीय नेताओं के साथ चर्चा हुई थी और इसी संदर्भ में वॉल स्ट्रीट जर्नल लिखता है कि यूरोपीय संघ को 2027 में यूक्रेन के लिए एक नया ऋण मंजूर करने की आवश्यकता का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि कीव की वित्तीय कमी लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि 90 अरब यूरो के ऋण पर हस्ताक्षरित समझौते को यूक्रेन की बजट और रक्षा की 2/3 जरूरतों को अगले साल के अंत तक पूरा करना था, लेकिन यह पैसा शायद पर्याप्त न हो। वॉल स्ट्रीट जर्नल का भी उद्धरण है। राजनयिकों के मुताबिक अगले साल यूक्रेन की फंडिंग में घाटा शुरुआती अनुमान से बढ़ गया है। कीव को 2026 में बजट खर्चों को पूरा करने के लिए कम से कम 19 अरब यूरो अतिरिक्त चाहिए होंगे। इसका मतलब है कि यूरोपीय संघ के नेताओं को अगले 12 महीनों में फिर से दसियों अरब यूरो का नया ऋण लेना पड़ सकता है। यहां यह याद रखना भी जरूरी है कि यूक्रेन यूरोपीय संघ पर और ज्यादा निर्भर हो गया है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रशासन ने सीधी सैन्य सहायता देना बंद कर दिया और मध्य पूर्व के संघर्षों पर ध्यान केंद्रित किया। और अब यूरोप यूक्रेन में लंबी लड़ाई के लिए तैयार हो रहा है क्योंकि उसे मॉस्को और कीव के बीच बातचीत से समाधान की संभावना पर कम ही भरोसा रह गया है। जैसा कि न्यूयॉर्क टाइम्स में कहा गया है, इसका मतलब है कि यूक्रेन अब काफी हद तक रूस के खिलाफ थकावट की इस जंग में अकेला रह गया है और इस युद्ध को खत्म करने की कोई स्पष्ट रणनीति नहीं है। आगे मैं न्यूयॉर्क टाइम्स का एक उद्धरण पेश करूंगा। ना तो यूक्रेन और ना ही रूस के पास जीत का कोई स्पष्ट रास्ता है। लगभग कोई नहीं मानता कि समझौता अमेरिका की सक्रिय भागीदारी और रूस पर दबाव के बिना संभव है जिसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अनिच्छा से लागू करते हैं। इस समय कोई ऐसा मध्यस्थ नहीं है जो दोनों पक्षों को वार्ता की मेज पर बैठने के लिए मजबूर कर सके। 15 महीने बाद जब ट्रंप ने 24 घंटे में युद्ध समाप्त करने का वादा किया था, स्थिति वास्तव में उसी बिंदु पर लौट आई है जहां से वार्ताएं शुरू हुई थीं। और यहां ईमानदारी से कहे तो यह स्पष्ट था क्योंकि केवल डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम ही ये नहीं समझते थे कि यूक्रेन और रूस के हित मेल नहीं खाते और एकमात्र यथार्थवादी रास्ता यूक्रेन का समर्थन करना है ताकि रूस को ना तो सैन्य और ना ही राजनीतिक रूप से जीतने दिया जाए।
अब वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप से समर्थन की गलतफहमियां छोड़ दी हैं और अब अमेरिका की स्थिति को नए नजरिए से देख रहे हैं। यही वजह है कि ये सभी यात्राएं मध्य पूर्व, यूरोप और यहां तक कि अजरबैजान तक हो रही हैं। ज़ेलेंस्की कुछ नया बना रहे हैं, लेकिन यहां एक समस्या है। यूक्रेन और यूरोप ट्रंप और अमेरिका के साथ काम करने से इनकार नहीं कर सकते। यूरोपीय मानते हैं कि व्लादिमीर पुतिन मोर्चे पर कुछ उपलब्धियां मानकर बातचीत शुरू करेंगे, लेकिन उनका मानना है कि पुतिन ब्रुसेल्स नहीं, वॉशिंगटन से समझौता करना चाहते हैं। इसीलिए यूरोप चाहता है कि अमेरिका फिर से सक्रिय भूमिका निभाए, लेकिन दबाव सिर्फ यूक्रेन पर ही नहीं बल्कि रूस पर भी डाले। विश्लेषकों का कहना है कि यूरोप के समर्थन से ज़ेलेंस्की को इस साल समझौता करने की जरूरत नहीं है। फ्रंट पर हालात बदल सकते हैं, लेकिन आकलनों के मुताबिक रूस को मामूली क्षेत्रीय उपलब्धियों के लिए भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, जबकि यूक्रेन के पास कम से कम 2 साल के लिए वित्तीय समर्थन है। ऊर्जा संसाधनों की कीमतें बढ़ने से मॉस्को पर आर्थिक दबाव कुछ कम हुआ है और इसका कारण वही युद्ध है जो ट्रंप ने मध्य पूर्व में शुरू किया था। नतीजतन ना रूस और ना ही यूक्रेन को युद्ध को तुरंत खत्म करने की कोई गंभीर आवश्यकता महसूस हो रही है। दूसरी ओर यूक्रेन ने रूसी तेल अवसंरचना को नुकसान पहुंचाने में कुछ हद तक सफलता हासिल की है। हालांकि जैसा कि यूरोप में स्वीकार किया गया है, अब तक जीत की कोई स्पष्ट रणनीति नहीं है। विचार यह था कि रूस पर पर्याप्त दबाव बनाया जाए, लेकिन यूक्रेन को अब तक अगर हम वस्तुनिष्ठ रहे तो इसके लिए पर्याप्त संसाधन नहीं मिले हैं। और अब ऐसा लगता है कि मुख्य लक्ष्य यूक्रेन को दौड़ में बनाए रखना है जब तक कि खुद रूस में कुछ बदल न जाए। यहां मैं विराम लेता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष नीचे कमेंट्स में लिखें। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं और लाइक करें। अगर आप इस YouTube चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डोनेशन या पेड यूज कर सकते हैं। सब्सक्राइब और लाइक करें в описании к этому видео или по QR-коду на ваших экранах. Буду благодарен за любую вашу поддержку. यही सब है। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।